हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोश पीसीएस क्लासेस में, जो आपके लिए लाता है बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो इसी के मद्देनज़र देखते हैं कि आज हमारा कौन सा करंट टॉपिक ऐसा है जो हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन शुरू करने से फ्रेंड्स एक खास सूचना यह है कि KBC 12 यानी कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीरीज का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यह मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को इनाम पाने का एक बेहतर स्टेज प्रदान करता है, खास उनके लिए जो IAS या PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक्स। इसमें है अम्फान, साइक्लोन, जुबैर इकबाल, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020, विवाद से विश्वास योजना, रॉबर्ट एजेवेडो, दियामर बाशा बांध, स्पेस फोर्स, कावासाकी बीमारी, वेस्ट बैंक, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, बाबर आजम, फेसबुक और कोबास 6800। इसके बाद देखेंगे बिहार से संबंधित समसामयिकी, जिसमें है पंकज त्रिपाठी, आनंद कुमार, हाईकोर्ट पटना, नंद किशोर नवल और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। और अंत में चलते चलते देखेंगे फ्रेंड्स आज का सवाल जो है धान मत्स्य कृषि प्रणाली क्या है, यह प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, चर्चा करें। तो डिटेल से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को। तो इसमें पहला है अम्फान चक्रवात। तो यह जो साइक्लोन है वह हिंद महासागर के एक उप क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। और चूंकि साइक्लोन जो उत्पन्न होता है वह मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होता है, जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साइक्लोन उत्पन्न होने के लिए कई तरह की शर्तें होती है, जिसमें एक शर्त यह होता है कि वह सागर या खाड़ी चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, यानी कंजेस्टेड एरिया होना चाहिए। इसीलिए भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में अरब सागर की अपेक्षा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज्यादा उत्पन्न होते हैं। इस अम्फान साइक्लोन का नामकरण जो किया गया है वह थाईलैंड कंट्री के द्वारा किया गया है। और चूंकि इसकी सूचना भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है, तो अभी देख लेते हैं कि इस विभाग के यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो इसके महानिदेशक जो है वह है डॉक्टर एम महापात्रा। सेकंड है जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, यानी MD बनाया गया है। और जो जुबैर इकबाल हैं वर्तमान में वह HDFC बैंक के सीनियर वाइस चांसलर हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसके जो अभी चेयरमैन हैं वह RK चिब्बर हैं, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। तो इस तरह से जुबैर इकबाल को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020, यानी वर्ष 2020 में एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जारी किया गया है। और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान स्वीडन को दिया गया है, जबकि भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन 1971 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के दावोस में है। नेक्स्ट देखते हैं विवाद से विश्वास योजना। यह योजना फिनांस मिनिस्टर से संबंधित है, यानी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। और इस योजना के तहत डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो विवाद हैं उसका समाधान किया जा रहा है। यानी भारत में जो है दो तरह का जो टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो विवाद से विश्वास योजना के तहत सिर्फ प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा रहा है, और इस कारण से यह न्यूज में था। आगे देखते हैं रॉबर्ट एजेवेडो। ये चूंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे, यानी WTO के, लेकिन हाल ही में इस संस्था में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण इन्होंने रिजाइन दे दिया है। रॉबर्ट एजेवेडो WTO के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया है। और चूंकि WTO की स्थापना जो हुई थी वह 1995 में जिनेवा में हुई थी। आगे देखते हैं दियामर बाशा बांध। यह बांध जो है गिलगित बाल्टिस्तान में बनाया जा रहा है। और चूंकि पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि गिलगित बाल्टिस्तान में हाल ही में पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने चुनाव कराने का फैसला दिया था, और उसी के तहत पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में जो गिलगित बाल्टिस्तान है वहां इलेक्शन करवाया जा रहा है। और साथ ही पाकिस्तान जो है इस एरिया में सिंधु नदी के ऊपर एक बांध बना रहा है, जिसका नाम है दियामर बाशा बांध, जिसको लेकर के भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है, और इस कारण से यह न्यूज में था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स स्पेस फोर्स।
तो स्पेस फोर्स जो होता है वह अंतरिक्ष से संबंधित एक सैनिक बल होता है और इस प्रकार से अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने स्पेस फोर्स का गठन किया है। यानी विश्व के जहां अन्य देश अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ही सही से कामयाब नहीं हो पाए हैं, वहां अमेरिका अपनी कामयाबी के इतनी बुलंदी पर पहुंच चुका है कि वह अब अंतरिक्ष के लिए, यानी अंतरिक्ष में अपने जो सैटेलाइट होते हैं या और भी जो मिशन होता है उसकी सुरक्षा के लिए उसने स्पेस फोर्स का गठन किया है। आगे है कावासाकी बीमारी। तो जहां अभी पूरी विश्व जो है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से परेशान है, वहीं विश्व के कई अन्य देशों में तरह तरह की बीमारियां भी देखने के लिए मिल रही है। उसी में एक बीमारी है कावासाकी बीमारी, जिसे ब्रिटेन में देखा गया है। यानी यह बीमारी जो है ब्रिटेन में फैल रही है और वह वहां के बच्चों को खास करके प्रभावित कर रही है। आगे है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का न्यूज में रहने का कारण यह है कि यह शुरू से जो है जॉर्डन और इजराइल के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। हालांकि वेस्ट बैंक जो है वह जॉर्डन का हिस्सा है, लेकिन जब ये दोनों देश के बीच में युद्ध हुआ था तो इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। लेकिन हाल ही में जॉर्डन के राजा ने कहा है कि इजराइल इस एरिया से अपने कब्जा को हटाए, वरना युद्ध की संभावना बन सकती है। तो इस कारण से फ्रेंड्स यह न्यूज में था। आगे देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, तो प्रत्येक साल 16 मई को यह प्रकाश दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि लाइट के महत्व को उजागर करना, हमारे प्रकाश का क्या महत्व है हमारे जीवन पर, हमारे पृथ्वी के लिए, उसके बारे में बताना। आगे है बाबर आजम। तो बाबर आजम एक बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के और इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल टीम का कप्तान बनाया है। वनडे इंटरनेशनल टीम का इन्हें कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट है फेसबुक। तो चूंकि फेसबुक एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पर लोग अपने विचार साझा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट होते हैं आपत्तिजनक जिससे कई लोगों को परेशानी होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व के कई देशों ने फेसबुक को कहा था कि सरकार के खिलाफ यदि किसी तरह का पोस्ट किया जाता है मैसेज तो उसको वो ब्लॉक करे। और इस संदर्भ में रूस में फेसबुक पोस्ट को सर्वाधिक ब्लॉक किया गया है और इस कारण से यह न्यूज में था। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं कोवास 6800। तो चूंकि यह जो है एक मशीन है जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नियंत्रण हेतु खरीदा है, और यह जो मशीन है यानी कोवास 6800 मशीन, यह एक रोबोट आधारित मशीन है जो कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में मदद करेगा। तो यह था फ्रेंड्स आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अब देख लेते हैं हमारे बिहार से संबंधित कौन कौन से ऐसे समसामयिकी बन रहे हैं। तो इसमें है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी हमारे बिहार राज्य के गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं और ये न्यूज में इसलिए थे कि इन्हें बिहार सरकार ने खादी के प्रचार के लिए, खादी जो होता है उसके प्रचार के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है आनंद कुमार। आनंद कुमार एक फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि बिहार में सुपर 30 नामक कोचिंग का संचालन करते हैं और इस कोचिंग के जरिए कई छात्र आईआईटी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रवेश पाते हैं। तो चूंकि आनंद कुमार अभी इसलिए न्यूज में थे कि इन्हें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया है, और चूंकि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है पिछले साल यानी वर्ष 2019 में आनंद कुमार को एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट है पटना हाईकोर्ट। तो चूंकि अभी लॉकडाउन का माहौल है, लेकिन उस बीच पटना हाईकोर्ट ने एक अच्छा अपना रिकॉर्ड बनाया है जिसमें उसने एक दिन में 400 से अधिक जमानत याचिका पर सुनवाई की है, और इस तरह से यह हाईकोर्ट पूरे भारत का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया है। और चूंकि इस हाईकोर्ट का जो गठन किया गया था वर्ष 1916 में, और इसमें जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वह हैं संजय कोरल, संजय कोरल। नेक्स्ट है नंद किशोर नवल। नंद किशोर नवल जो थे वह एक आलोचक थे, एक साहित्यकार, यानी साहित्य के जरिए यह समाज में, राजनीति में व्याप्त चुनौतियों का, कुरीतियों का आलोचना करते थे, और ये जो है हाल ही में निधन इनकी हो गई है, इस कारण से ये न्यूज में थे, और ये बिहार के वैशाली जिला से रहने वाले थे। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार स्नातक पास छात्राओं को 25,000 रुपये की राशि प्रदान करती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने हाल ही में 26 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से। अब देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमारे एमसीक्यू के रूप में होते हैं।
पहला सवाल है, हाल ही में अम्फान चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई है? हाल ही में अम्फान साइक्लोन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो ये होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। दूसरा है, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये होगा ऑप्शन बी, 74वां, 74वां, ऑप्शन बी। आगे, स्पेस फोर्स बनाने वाला विश्व का एकमात्र देश है। स्पेस फोर्स बनाने वाला विश्व का एकमात्र देश है। तो वह होगा ऑप्शन ए, यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन ए। आगे है, चर्चा में रहे कावासाकी रोग का प्रमाण किस देश से प्राप्त हुआ है? चर्चा में रहे कावासाकी रोग का प्रमाण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन ए, ब्रिटेन, ब्रिटेन से, ऑप्शन ए। आगे है, हाल ही में वेस्ट बैंक को लेकर किन दो देशों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया? हाल ही में वेस्ट बैंक को लेकर किन दो देशों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया? तो यह हुआ है ऑप्शन ए, जॉर्डन एवं इजराइल, जॉर्डन एवं इजराइल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में फेसबुक पोस्ट को सर्वाधिक बार ब्लॉक करने वाला देश बन गया है। हाल ही में फेसबुक पोस्ट को सर्वाधिक बार ब्लॉक करने वाला देश बन गया है। यह कौन है? तो ऑप्शन डी, रूस, ऑप्शन डी, रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने खादी प्रचार हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? हाल ही में बिहार सरकार ने खादी प्रचार हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह होगा ऑप्शन ए, पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को बिहार सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान करती है? स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को बिहार सरकार कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान करती है? तो यह होगा ऑप्शन बी, 25,000 रुपए, ऑप्शन बी, 25,000 रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में किस आलोचक साहित्यकार का निधन हो गया? हाल ही में बिहार में किस आलोचक साहित्यकार का निधन हो गया? तो यह है ऑप्शन बी, नंदकिशोर नवल, ऑप्शन बी, नंदकिशोर नवल। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 400 से अधिक जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला भारत का एकमात्र उच्च न्यायालय बन गया है। 400 से अधिक जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला भारत का एकमात्र उच्च न्यायालय बन गया है। तो यह कौन है? ऑप्शन ए, हाईकोर्ट पटना, ऑप्शन ए, हाईकोर्ट पटना। तो ये था फ्रेंड्स कुछ हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले पिछला क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। और पिछला हमारा जो सवाल था जिसका सेंटर था एफडीआई नीति, यानी भारत सरकार की एफडीआई पॉलिसी क्या है, उस पर चर्चा करना था। जो एफडीआई की नीति अपनाई गई थी वह वर्ष 1991 से शुरू हुआ था, जब भारत के जो फिनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उस समय भारत की स्थिति काफी खराब थी और उसी को खत्म करने के लिए, उससे निपटारे के लिए भारत सरकार ने एलपीजी का फॉर्मूला अपनाया था, जिसके तहत हम लोग हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इसी वैश्वीकरण के तहत भारत में एफडीआई नीति को अपनाया गया। तो ग्लोबलाइजेशन के तहत दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होता है एफपीआई और दूसरा होता है एफडीआई। एफपीआई जो होता है वह मुख्यतः शेयर मार्केट से संबंधित होता है और यह कम समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसकी निगरानी सेबी नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। जबकि एफडीआई जो होता है वह लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और इसकी निगरानी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा किया जाता है। तो समय समय पर भारत सरकार अपनी एफडीआई पॉलिसी में परिवर्तन करता रहा है। भारत में मुख्यतः अभी 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां एफडीआई बिल्कुल वर्जित है, जैसे डिफेंस सेक्टर, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा। ये 3 सेक्टर को एफडीआई से बचाया गया है। लेकिन अब यह देखना है कि भारत सरकार समय समय पर जो एफडीआई पॉलिसी में परिवर्तन करती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक और दोनों नजरिए से। तो अभी यह चर्चा में इसलिए थी कि लॉकडाउन के कारण भारत जहां कोरोना वायरस से परेशान है, वहीं चाइना जो है अपने पूंजी निर्माण में लगा हुआ है और इस कारण से चाइना की एक जो बैंक है वह भारत में एचडीएफसी बैंक में अपना कुछ निवेश किया था और इस कारण से यह मामला हाईलाइटेड हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ जहाँ भारत सरकार अपने देश में विदेशी निवेश को लाने के लिए इतने सारे विदेश दौरा करती है और वर्तमान जो एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार है वह प्राइवेट कंपनी पर अधिक जोर दे रही है, यानी अपना रोजगार हो,
उस पर यह सरकार ज्यादा जोर दे रही है। गवर्नमेंट के तहत जो सरकारी जॉब है उसका पैमाना धीरे धीरे घटता जा रहा है और इस गवर्नमेंट का कहना है कि जनता को अपने प्राइवेट काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी के ऊपर कम तवज्जो देना चाहिए। तो जहां भारत सरकार एफडीआई को लाने के लिए इतना सारा विदेशी दौरा किया है और जब भारत में एफडीआई आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है तरह तरह का नियम बनाती है, जिसके कारण क्या होता है कि भारतीय जो है बेरोजगार का शिकार होते हैं और भारत का विकास दर भी धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो भारत को सुखी संपन्न बनाने के लिए एफडीआई एक अच्छी नीति है जिसके तहत कई विदेशी कंपनीज भारत में आती है और इससे क्या होता है कि भारतीयों को जहां एक तरफ रोजगार मिलता है वहीं दूसरी तरफ भारत के जीडीपी में भी ग्रोथ होती है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज राष्ट्र हित का भी मामला होता है कि अब एफडीआई इतना भी अधिक नहीं कर देना चाहिए जिससे अपने देश के यानी स्वदेशी मामलों को नुकसान पहुंचे। तो एक तरफ जहां विदेशी मामला है वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी मामला है। सपोज कीजिए कि भारत में जो स्वदेशी कंपनी है पतंजलि और उसी तरह का एक विदेशी कंपनी है, कई तरह की विदेशी कंपनीज है, तो दोनों तरह की कंपनी भारत में काम कर रही है। तो अगर भारत सरकार एफडीआई के तहत विदेशी कंपनी को कंट्रोल नहीं करेगी तो भारत में जो अपना कंपनी है भारतीयों का उससे बहुत बड़ा नुकसान होने का भय रहता है। इससे क्या होगा कि स्वदेशी कंपनी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार जब एफडीआई लाने का प्रयास करती है उसे हमेशा इसे बनाए रखने का भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन भारत में कमी देखी गई है और इसी कारण से विदेशी कंपनी को डर लगता है भारत में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि भारत सरकार शुरू में तो खूब रिलैक्स देती है प्राइवेट कंपनी को कि आप मेरे यहाँ आइए, हम आपको बहुत तरह का फैसिलिटी देंगे, श्रम कानून में परिवर्तन करेंगे, टैक्स में छूट देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रदान करेंगे। लेकिन जब वही कंपनीज भारत में आ जाती है और अपना काम काज शुरू करती है तो उसके बाद जो है फिर गवर्नमेंट तरह तरह का नियम बनाना शुरू कर देती है। इस कारण से क्या होता है कि भारत की छवि विदेशों में भी खराब होती है। तो यही सब फ्रेंड्स डिस्कस करना था एफडीआई पॉलिसी के तहत। और एफडीआई जो आता है भारत में वह दो तरीके से आता है, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो चाइना जो अभी एचडीएफसी में अपना शेयर खरीदा है वह डायरेक्ट इन्वेस्ट किया था, उसी को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अब जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं वह अभी यानी लॉकडाउन के दौरान इनडायरेक्ट तरीके से ही भारत के किसी भी शेयर का खरीदारी करेगा, यानी उसके लिए भारत सरकार को सूचित करना होगा, भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। तो यही सब सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को दिखाना था पिछले क्वेश्चन पर। अब देखते हैं आज का सवाल। सवाल है, धान मत्स्य कृषि प्रणाली क्या है? यह प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? चर्चा करें। फिर से सुने, धान मत्स्य कृषि प्रणाली क्या है? यह प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? चर्चा करें। तो यह था फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास जो पीटी मेंस दोनों के लिए होता है और भारत और बिहार दोनों से संबंधित होता है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे। ओके, जय हिंद।